दर्शकों नमस्कार, मैं राजेश द्विवेदी। आज हम एजेंडा में बिल्कुल करंट टॉपिक लाए हैं। केंद्र सरकार ने देश में जनगणना यानी सेंसस के साथ पहली बार जातीय गणना कराने का शेड्यूल जारी कर दिया है। हिल एरिया मसलन उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख है में जनगणना जातीय जनगणना अगले साल यानी 2026 में अक्टूबर से शुरू होगी, जबकि देश के अन्य राज्यों में फरवरी मार्च 2027 से शुरू होगी। केंद्र सरकार ने इसे 2027 में पूरा करने का टारगेट सेट किया है। सेंसस अधिनियम 1948 की धारा 3 के प्रावधान के तहत होगा। जातीय जनगणना लंबे समय से सियासी विमर्श का केंद्र रहा है। कांग्रेस हो, भाजपा हो या अन्य दल सभी इसके पक्ष में खड़े थे। युग बदल गया है, इसलिए जनगणना में बड़े पैमाने पर डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल होगा। पर्यवेक्षक मोबाइल ऐप, टैबलेट्स का उपयोग कर डाटा कलेक्शन करेंगे जो सटीक होगा। इससे पहले 2011 में सेंसस हुआ था, तब देश की आबादी 121 करोड़ आंकी गई थी और आबादी की वृद्धि दर 17.64% रही। इसमें पुरुषों की हिस्सेदारी 63 करोड़ और महिलाओं की 58 करोड़ रही। तब तय शेड्यूल के हिसाब से 2021 में सेंसस होना था, पर कोरोना ने इस काम पर ब्रेक लगा दिया। भूमिका से वाकिफ कराने के बाद हम डिबेट के पैनल से आपका तारुफ कराते हैं। चूंकि इस बार के सेंसस का समाज, देश और राजनीति पर इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए हमारे साथ पहले मेहमान हैं समाज शास्त्र के विशेषज्ञ और डीबीएस डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल मिश्र जी, जबकि दूसरे मेहमान राजनीति शास्त्र के विशेषज्ञ और वीएसडी कॉलेज के प्रोफेसर सचिन जायसवाल जी। मैं पहले डॉक्टर मिश्रा जी के पास जाना चाहेंगे। डॉक्टर मिश्रा जी, यह गिनती सामाजिक आर्थिक नीतियों पर क्या असर डालेगी? डॉक्टर साहब जी, आप सभी को नमस्कार जी। आंकड़े आने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं कि क्या इसका प्रभाव होगा। अब 1921 में जातिगत जनगणना की गई थी और 41 में भी जातिगत जनगणना हुआ था जी। तो आंकड़े हमारे पास हैं और उसी आंकड़े को आधार बनाकर हम बताते हैं कि कौन सी जात कितने प्रतिशत है जी। तो मुझे लगता है कि बहुत बदलाव नहीं हुआ होगा। अगर पिछड़े वर्ग का अनुमान है कि कितने प्रतिशत है, 50% है या 60% है जी, तो 2-3% का अंतर होगा, ज्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। इसलिए कि सभी जातियों की जनगणना, सभी जातियों की संख्या 90 के आसपास तक लगभग बराबर बढ़ी है। अच्छा। 90 के बाद से बदलाव आया है। जो जातियां ज्यादा शिक्षित हुई हैं, आगे आई हैं, उनमें जनसंख्या की गिरावट देखी गई है और अभी तो लगभग सभी जातियों में गिरावट है। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आना है। अगर हम किसी को कह रहे हैं कि 6% है तो 7% हो सकता है जी। ऐसा नहीं है कि वो 10% हो जाएगा। तो यही थोड़ा बहुत बदलाव होगा। और जहां तक है कि हम आगे क्या करेंगे, तो सरकार अभी ही सभी वर्गों के लिए और जो पिछड़े हैं या सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं और जो अपना दलित वर्ग है उसके लिए पर्याप्त काम कर रही है। हर स्तर पर उनको अवसर भी दे रही है, सहयोग भी कर रही है। तो बहुत कुछ होने की संभावना नहीं है। हाँ, जब आंकड़े आएंगे और ये तस्वीर सामने आएगी कि कुछ जातियों ने, जो पिछड़ों की जातियां हैं, उन्होंने बहुत सारा पद उनको मिले हैं, उनकी जनसंख्या के सापेक्ष बहुत ज्यादा वो आगे बढ़ी हैं। इस तरह के प्रश्न उठेंगे और हो सकता है कि जो लोग मांग कर रहे थे जातिगत जनगणना के लिए, उनके लिए उल्टा न हो जाए ये जातिगत जनगणना। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जो भी जातीय जनगणना होगी उसका इम्पैक्ट सकारात्मक आप देख रहे हैं? कहीं उसका कोई निगेटिव एस्पेक्ट तो सामने नहीं आएगा? उपजातियां हमारे यहाँ बहुत सारी हैं, उनके बीच में और बाकी और लोगों के बीच में कहीं विवाद की स्थिति तो नहीं पैदा होगी, ऐसा आपको लग रहा है? विवाद नहीं होना चाहिए, विवाद तो नहीं पैदा होगा जी। और हो सकता है कि इसके बहुत अच्छे भी परिणाम हो। अच्छा। कि
हम जो नीतियां बना रहे हैं जी। सामान्य तौर पे अनुमानित नीतियां बना रहे हैं, अब हम लोग केंद्रित हो जाएंगे उन समूहों पे, उन जातियों पे जो वाकई में पिछड़ी हैं, उनको ध्यान में रखकर अपनी नीतियां बनाई जा सकेंगी। ये भी एक अच्छा पहलू है। अच्छा, जातिगत जनगणना होनी चाहिए जी। और उसके जो रिजल्ट होंगे उससे हम लोग कहीं इधर उधर भटकाव है तो भटकाव नहीं होगा। जी जी और जी। हम लोग जो है टू द पॉइंट काम कर सकेंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे है, क्या इससे 50% आरक्षण सीमा पर असर पड़ने वाला है क्या, या इस तरह की आप कहीं ना कहीं कोई कयास देख रहे हैं? जब इसके रिजल्ट आएंगे सेंसस के, तो क्या 50% जो आरक्षण की लिमिटेशन है उसमें कहीं पॉलिटिकल पार्टियां इंक्रीज करेंगी उस पूरे मामले को? देखिए 50% की मांग, जैसा भी आपने देखा बिहार में जी, कि नीतीश कुमार ने 50% की सीमा जो थी उसको तोड़कर और आगे की घोषणा की थी। अभी हाई कोर्ट के द्वारा रोक लग गई है। जी जी जी। और आप साउथ का देखेंगे तो साउथ के कई राज्यों में 50% से ऊपर रिजर्वेशन है। जी। तो मांग तो चलती रहेगी। जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो तो मांग करेंगे ही कि भाई पिछड़ा वर्ग एक के पास 50% से ऊपर अधिक आबादी है जी। 50% के आसपास होगी, तो एक बड़ी संख्या को अपने उसका समर्थन पाने के लिए इस तरह का प्रयत्न तो जारी रहेगा। जी जी जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल हम सचिन जी से लेना चाहेंगे। सचिन जी, क्या जातीय गणना से जाति उपजाति का सिलसिला शुरू हो जाएगा क्या? जो जातियों में भी उपजातियां हैं। जी, एक फाइनल आपका कमेंट। अभी जैसे सर ने बताया कि 1931 वो आखिरी साल था जी, जब ब्रिटिश काल में जाति आधारित जनगणनाएं कराई गई जी। और अब फिर से जो है केंद्र सरकार ने ये मान लिया है कि अब वो जाति आधारित जनगणना कराएगी। जी। और हम देखते हैं कि उसी 1931 की जनगणना के आधार बहुत सारी जातियां हैं ओबीसी की जो अपनी अनुमानित संख्या समाज में पेश करती हैं। और इधर बीच हमने देखा कि कई सारे क्षेत्रीय दल हैं छोटे छोटे जी, जो जाति के आधार पर खुद को संगठित कर रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं और उन्हें ये लगता है कि उनका जो राजनीतिक सशक्तिकरण है वो राजनीति में आकर के ही होगा। अच्छा। तो अगर जैसा सरकार ने कहा है कि वो सभी जातियों के अलग अलग आंकड़े जारी करेगी, लेकिन ओबीसी का जो पूरा एक मतलब कि ओबीसी की कितनी संख्या है समाज में वो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अलग अलग अगर वो जातियों की संख्या जारी करती है तो निश्चित रूप से हमें ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारी जातियां जो भी हाशिए पर हैं, हाँ, वो राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए जाति के आधार पर आधारित दल बना सकती हैं और वो अपनी मांगों को रख सकती हैं। और चूंकि उनकी संख्या भी समाज में ठीक ठाक रहेगी, जैसे बिहार में हमने देखा कि ओबीसी की संख्या 27% है और ईबीसी जो अति पिछड़ा वर्ग है उसकी संख्या 36% है। तो अब वो भी जो है अपने आप को आगे लाने के लिए प्रयास करेंगी और कहीं ना कहीं जो है जो भी अन्य राष्ट्रीय दल हैं और बड़े क्षेत्रीय दल हैं जो डोमिनेंट कास्ट को लेकर चल रहे हैं, तो उनको अब इनकी जरूरत पड़ेगी। तो जातियों की कहीं ना कहीं गोलबंदी जो है नए सिरे से जो है शुरू होगी और ये गंभीर जो भारतीय पूरी राजनीतिक व्यवस्था है ये उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी और नई राजनीति को निश्चित रूप से जन्म देगी। सचिन जी, क्या आपको लगता है मंडल कमीशन में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया जी, और क्या वही सीन फिर से आप देख रहे हैं कि 27 के बाद आने जा रहा है क्या? पॉलिटिकल सिनेरियो से देखा मंडल कमीशन के बाद जो है इंदिरा साहनी का जो मुकदमा रहा, एक बड़ा मुकदमा रहा जी, उस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने 50% की एक सीमा निर्धारित की थी कि आरक्षण को किसी भी दशा में 50% से अधिक नहीं जो है वो किया जाएगा। ठीक बात है। और हमने देखा कि दक्षिण भारत के कई राज्य ऐसे रहे जिन्होंने 50% से ऊपर करने की कोशिश भी की आरक्षण, वो रुका रहा अभी तक। लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण आने के बाद हमने ये देखा कि 50% की जो लिमिट थी अब वो लिमिट
हट चुकी है। हाँ, हट चुकी। और ये मान के चलिए कि जैसे बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जी। जो इस सीमा को बढ़ाना चाहते हैं, हाँ। और अगर जाति जनगणना के बाद स्पष्ट आंकड़े आते जी। हैं और जो आबादी का एक अनुमान है कि मान लीजिए 50 से 55%, तो निश्चित रूप से जो है इस बात के बहुत गंभीर प्रयास होंगे कि इस आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाए। जी। जी। और अगर ये बढ़ाया जाता है तो जो आप देखेंगे कि ओबीसी की जो संख्या है, चाहे वो शैक्षणिक संस्थानों में हो और चाहे राजनीति में हो और चाहे जो है नौकरियों में हो, वो बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी और राजनीति को प्रभावित करेगी। ठीक बात है। मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा जी के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि 50% आरक्षण यानी 10% अगर और जोड़ लिया जाए ईडब्ल्यूएस तो 60% हो गया है? क्या हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है? आपको लगता है कि जी पहले हमको ये समझना होगा जी डॉक्टर साहब कि अभी जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां, जी, तो उसके आंकड़े आप उठाइए हाँ कि क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में और क्लास 4 में कितने हैं। हाँ। तो जो पिछड़ा वर्ग है वो अपनी लिमिट पार कर चुका है। अच्छा 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 अच्छा। जैसे मेडिकल आप ओवरऑल देखेंगे जो जी। 50% की लिमिट है, भाई वो तो जनरल में भी आ रहा है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल आ रहा है, तो बिल्कुल। जैसे मेडिकल की जितनी सीटें हैं जी। उसमें लगभग 75-76% हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये अपनी जो इनकी संख्या है उससे ज्यादा ये पा रहे हैं। जी। इसी तरह शेड्यूल कास्ट के संदर्भ में जब प्रश्न उठा था, हाँ। केंद्र सरकार ने आंकड़े एकत्र किए जी। और बताया कि क्लास 2 में, क्लास 3 में और क्लास 4 में आपकी जितनी आबादी है उससे ज्यादा आपका प्रतिनिधित्व है। ठीक कह रहे हैं आप। तो अब 50% से ऊपर कैसे होगा? जी। जब सरकार आंकड़े उठाकर उनको देगी कि पिछले 25 वर्षों का ये पूरा का पूरा आप लीजिए लेखा जोखा, जी। और आपकी जितनी संख्या है उससे अधिक आपकी भागीदारी है, तो और क्या चाहते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट पूछेगा ना, प्रश्न उठेगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो प्रश्न जब उठेगा तो बताया जाएगा कि भाई आपकी संख्या है 50%, हाँ। और आप पा रहे हैं 58%। जी। तो और क्या चाहते हैं? इसका कोई उत्तर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं आप तो केवल अपनी आबादी के बराबर मांग कर सकते हैं ना। जी जी जी। आबादी के ऊपर तो नहीं मांग कर सकते हैं। हाँ जी जी जी। तो जब तार्किक रूप से जब प्रश्न उठेगा तो ये सब उत्तर भी आएगा कि भाई देखिए, 90 के बाद से जब से रिजर्वेशन 94 में लागू हुआ है, ठीक कह रहे हैं, और 2025 तक लगभग 31 वर्ष होने जा रहे हैं। तो 31 वर्षों में आपका कितना प्रतिनिधित्व है? या वर्तमान किसी भी विभाग के आंकड़े ले लीजिए आप, और उसको देखिए कि उसमें कितना पिछड़ा है, कितना दलित है, कितना सवर्ण है, तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ये तो राजनीतिक बयानबाजी है। हाँ, इन्होंने जो एक बात कही कि हो सकता है कि पिछड़ों में भी एक ध्रुवीकरण हो, हाँ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा, इसलिए कि आप समाजवादी पार्टी को ही ले लीजिए। जी। तो समाजवादी पार्टी में देखिए कि जो 30, 35, 40 उनके सांसद आए हैं, हाँ। उसमें कितने यादव हैं और यादवों के अलावा अन्य कितने हैं? जी जी। तो आप पाएंगे कि सभी जातियों का प्रतिनिधित्व है। सभी पार्टियां आज एक ख्याल रख रही हैं कि जैसे बीजेपी है, तो सामाजिक न्याय का इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए कि मुख्यमंत्री से लेके राज्यपाल, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, चाहे अपने प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति महोदय हैं, इन सबको देखिए कि किस जाति से आ रहे हैं। तो सभी दल सामाजिक न्याय जो कहा गया है उसके प्रति प्रतिबद्ध और कटिबद्ध हैं। वो जानते हैं कि अगर हमको सत्ता में बने रहना है तो सबको साथ लेके चलना है, और सभी दल एक कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, तो क्या कुछ संभावना नहीं है, एक अनुमान है जी कि ऐसा हो सकता है। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि आरक्षण सीमा बढ़ाने को लेकर, जैसे राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी यादव ने कहा कि आरक्षण सीमा बढ़ाएंगे, आप पहले ही ये खुलासा कर रहे हैं कि एक सीमा के ज्यादा ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है सरकारी नौकरियों में, और ये नया फैक्ट है, सच भी होगा, इसको एनालाइज किया जाना चाहिए कि वो क्यों कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि संविधान पर यह चोट नहीं होगी अगर 60% से ज्यादा आरक्षण बढ़ता है? संविधान हमारा इसकी अनुमति नहीं देता है। हाँ, वो तो प्रश्न है ही है कि संविधान हमारा अनुमति नहीं देता है जी। लेकिन
संसद जो चाहे, संसद चाहे तो कर सकती है। जी संसद सर्वोच्च है। तो जैसे साहबानों केस में हुआ था, हाँ और कई बार ऐसा हुआ है हम्म कि वो लोग संविधान बदला जा सकता है। जी लेकिन मैंने जो एक बात की कि जब उनका ऑलरेडी प्रतिनिधित्व जितनी संख्या उतना हो चुका है, जी तो जब ये आंकड़े रखे जाएंगे सामने, जी तो और राहुल गांधी और जो अन्य राजनीतिक दल इस तरह की मांग कर रहे हैं, वो भी जानते हैं कि ये राजनीति है, और सभी लोग जानते हैं राजनीति है। ठीक अब बात है। क्योंकि इस समय घोर संकट में है, लंबे समय से उनकी सत्ता नहीं है, तो यही सब मुद्दे बचे हैं जिसको जी। उठाएंगे वो, और क्या करेंगे। अच्छा, राजनेता डॉक्टर साहब, राजनेता कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी या हिस्सेदारी, तो उसे उतना आरक्षण मिलना चाहिए। अब आपने एक नया खुलासा कर दिया है कि भाई साहब सीमा से ज्यादा तो पा ही रहे हैं आप, तो आप क्या मतलब 100% से ज्यादा आरक्षण देना चाहते हैं क्या? एक लिमिट है, उसके ये बाद मेरे क्या है? आंकड़े में केंद्र सरकार के 2010-12 के आंकड़े हैं, जिन आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूँ। जी 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 केंद्रीय सरकार के। अभी मैं प्राइमरी जो स्कूलों में भर्ती होती है उसका भी मैंने देखा, जी तो मुझे लगता है कि 80% अदर्स हैं और 20% सवर्ण उत्तर प्रदेश में। अच्छा तो हाँ, आप पिछली जो 60,000 के लगभग वैकेंसी आई थी, जी और जो मैं पेपर में पढ़ रहा था कि जनरल कितना हुआ है, तो मुझे लग रहा था कि 20% के आसपास, 1-2% इधर उधर हो सकता है। जी 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 तो ऑलरेडी वो अपनी संख्या से ज्यादा जी जी प्राप्त कर रहे हैं, तो किस तरह का प्रश्न उठेगा? कौन प्रश्न उठाएगा जब उनको बताया जाएगा कि भाई आप जितनी आबादी कह रहे हैं उससे ज्यादा उनका प्रतिनिधित्व है। जी जी 27% तो रिजर्व है, और जो है वो जनरल में भी आ रहे हैं हाँ, बड़ी संख्या में। जी जी उनके में भी वही एक योग्यता। हाँ जी अब जनरल और पिछड़ा वर्ग का कोई अंतर नहीं रह गया। जी मेरिट लगभग बराबर है। जी तो 250 नंबर जनरल है, तो 248 पे पिछड़ा वर्ग आके रुका हुआ, ठीक बात है, और ठीक बात, 250 से ऊपर भी पिछड़ा वर्ग है। ठीक कह रहे हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न का कोई मतलब नहीं है अपने को ये बताने के लिए कि मैं ज्यादा ही तैसी हूँ पिछड़ों का, और जी पिछड़ा वर्ग उनकी तरफ आकर्षित हो। इस तरह के बातें इसलिए उठाई जा रही हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल जरा हम सचिन जी से भी ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं, तफसील से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सचिन साहब, क्या आपको लगता है नए सिरे से अब ओबीसी वोट बैंक की पॉलिटिक्स का जन्म होने वाला है 2027 से? सर देखिए, देश स्तर पर जब इस तरह के आंकड़े आएंगे, राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े आएंगे, तो निश्चित रूप से जो जातियां हैं जो अभी हाशिए पर हैं, जिनके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, जो डोमिनेंट कास्ट की श्रेणी में नहीं हैं, जिन्हें ईबीसी कहते हैं, जब उनके आंकड़े आएंगे तो नए सिरे से राजनीति के समीकरण बनेंगे। और देखिए सर, किसी समाज की आबादी अगर 50%, 55% है, तो आप उसे छोड़ करके कोई भी राजनीतिक दल राजनीति नहीं करना चाहेगा। सभी उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। और चूंकि भारतीय समाज की जो संरचना है वो बहुत जटिल, और उसमें जो है, जैसे जाति जो है एक 73 परिवार की तरह है, हमारा भरोसा, हमारा उठना बैठना, खाना पीना सब उसी में है। तो निश्चित रूप से जाति के आधार पर उनकी गोलबंदी तो होनी ही है सर। और वो निश्चित रूप से जो है नए दल भी देखने को आपको मिलेंगे। जब आंकड़े आएंगे उसके बाद जो है तस्वीर और साफ होगी। लेकिन ये तो नए नए दल और जाति के आधार पर जो है जो तमाम संगठन है वो देखने को मिलेंगे, और राजनीति को भी प्रभावित करेंगे निश्चित रूप से। सचिन जी, मतलब देश में 38 लाख जातियां और उपजातियां हैं। क्या जाति सोच से राजनीति प्रभावित हो रही है? आपको ये लगता है कि पूरा उसी पर अब पूरी इफेक्ट पड़ रहा है, उसी पर असर पूरा हो रहा है, केवल कास्ट पॉलिटिक्स हो रही है, बाकी चीजें गौड़ हो गई हैं? आपको लगता है कि यही ट्रेंड अब रहेगा आगे फ्यूचर में भी, इस मॉडर्न युग में भी? सर ये कहना कि जाति जो है पूरी तरह से राजनीति में हावी है, ये उचित नहीं है जी। जाति एक अहम मुद्दा है, और जाति के आधार पर ही चाहे वो कोई राष्ट्रीय दल हो, क्षेत्रीय दल हो, आज वर्तमान में जो भी राजनीतिक दल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो,
कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो या दक्षिण भारत का कोई भी दल हो, टिकट देने में जाति एक अहम भूमिका निभाती है। लेकिन कभी का जब राष्ट्रीय स्तर के चुनाव होते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसमें राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाते हैं। इधर पिछले 10 सालों से तो हमने देखा कि जाति की राजनीति जो है वो थोड़ी सी कमजोर हुई है। थोड़ी सी क्या मतलब 10 सालों से वो लगातार कमजोर ही चल रही है। लेकिन मतलब कि जाति एक अहम मुद्दा है और आगे भी वो बना रहेगा भारतीय समाज में, और इसी के आधार पे राजनीति चलेगी। लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे बिल्कुल रूप से गौड़ हो जाएंगे, जाति के आधार पर ही वोट पड़ेंगे, जाति के आधार पर ही प्रत्याशी तय होंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि जो हाशिए का समाज है, जिसकी राजनीति में अभी कोई आवाज नहीं है, सरकारी नौकरियों में उसकी भागीदारी नहीं है, शैक्षणिक संस्थानों में उनके लोग नहीं हैं, तो उनके लिए बहुत मतलब बेहतर अवसर होगा कि वो लोग भी, उनके लिए भी केंद्रित योजनाएं बनेंगी। तो वो जो है अब वो भी अपनी भागीदारी का दावा पेश करेंगे और भारतीय समाज के लिए अच्छा भी होगा कि वो लोग भी आए और उनके लोग भी हों, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे प्रशासनिक सेवाएं हो, हर जगह वो आए। बिल्कुल। मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा जी के पास आना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, क्या समाज में जातीय जनगणना खाई को पैदा नहीं करेगी? आप क्या इस तरह का डर देख रहे हैं, ऐसा कोई फोबिया क्रिएट ना हो जाए इस पूरे जनगणना के बाद जो रिजल्ट आएंगे उसको लेकर? डॉक्टर साहब, आपका कमेंट समाज शास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रहे थे डॉक्टर साहब। जी, आंकड़े आने के बाद ही इस संदर्भ में कुछ कहा जा सकता है, लेकिन एक संभावना बन सकती है जी। और जैसा कि अभी ये बता रहे थे जी, जो पिछड़ी जातियां हैं उसमें कुछ जातियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। ठीक। और कुछ जातियों ने पिछड़ों में भी जो डोमिनेंट कास्ट हैं उन्होंने बहुत ज्यादा लाभ लिया है। तो उनके बीच खाई पैदा हो सकती है। जी 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 कि भाई जो रिजर्वेशन का लाभ था, हाँ, वो आपने सारा लाभ आपने लिया, जो सुख सुविधाएं हैं वो आपने लाभ लिया, लेकिन हमको तो कुछ नहीं मिला। ठीक कह रहे। हालांकि कई दल हैं अपने यहाँ, जैसे निषाद जल है, राजभर जी की पार्टी है जी, या महान दल है, इस तरह के सभी राज्यों में छोटे छोटे दल हैं जातिगत आधार पे। जी जी, और उनकी अपनी पहचान भी है। लेकिन वो अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। निषाद पार्टी अकेले क्या कर सकती है? हाँ। किसी न किसी के साथ जाना ही होगा। जी जी। तो आज वो बीजेपी के साथ हैं, कल सपा के साथ हैं, कल कांग्रेस के साथ हो जाएंगे। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा अंतर पड़ने वाला है। थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई नहीं पैदा हो सकती है। ठीक बात है। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो उस समय बहुत ज्यादा सवर्णों में, उच्च जातियों में और पिछड़ा वर्ग में खाई पैदा हुई थी। लेकिन समय ने उस घाव को भर दिया और सरकारी क्षेत्र तो सिमट गया है बिल्कुल। हाँ हाँ। और धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। जी। जो कुछ भी लड़ाई है सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के लिए है। हाँ, जी जी जी। जब पिछड़ा और जनरल जाता है प्राइवेट सेक्टर में काम करने जी, तो उसके सारे मतभेद खत्म हो जाते हैं। हाँ 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 हाँ। और निजी क्षेत्र बहुत तेजी के साथ विकास कर रहा है। जैसे उच्च शिक्षा की स्थिति पे मैं बताऊं जी कि लगभग 14,000 सीटें उच्च शिक्षा में हैं, हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के। जी। और अभी 8,000 के लगभग लोग काम कर रहे हैं, 8,000 9,000। हाँ हाँ, ठीक ठीक। लेकिन छात्रों की संख्या काफी तेजी से घट रही है। अरे, तो आगे आने वाले दिनों में एक बड़ा संकट है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। और सरकारी जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के आकांक्षी व्यक्ति हैं, जी जी जी, इसलिए कि जब छात्रों की संख्या ही नहीं रहेगी तो भर्ती किस चीज के लिए ठीक होगी? बात है, ठीक बात, ठीक और बात। निजी क्षेत्र इतना सक्षम हो चुका है अपने यहाँ जी, कि वो शिक्षा दे रहा, बहुत बड़े बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज बन गए हैं, हाँ हाँ हाँ, उच्च क्वालिटी की शिक्षा दे रहे हैं। जी। और सरकारी शिक्षा संस्थाओं में लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रही है। जी 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 जी, सरकारी संस्थाओं में हर जगह। जी 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 डॉक्टर साहब, एक चीज, क्या ये जो सेंसस हो रहा है का मतलब, वैसे तो देखा जाए पूर्व के सेंसस में ऐसा कुछ हुआ नहीं कभी भी,
क्या मुसलमानों में भी जातीय बोध का सिलसिला शुरू होने का मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है क्या इस सेंसस से? क्योंकि हम पहली बार हिंदुओं का कास्ट सेंसस कराने जा रहे हैं, तो क्या मुस्लिम्स में भी इस तरह की फीलिंग का डेवलपमेंट होगा क्या? ये आप ये डर देख रहे हैं या आप इस तरह की चीजें देख रहे हैं? ये लाइन ऑफ एक्शन मुझे लगता है दिख रहा है मुझे, ऐसा आपको लगता है क्या डॉक्टर साहब? देखिए, मुसलमान ऐसा धार्मिक समूह है जी जो अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ है। जी जी उसमें भी जो जातिगत बातें हैं वो आती हैं। जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो पिछड़े हैं, जी वो अपनी आवाज उठाते रहते हैं और जब जो सरकार आती है उसके साथ जुट जाते हैं। जी 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 तो उसमें भी ये बात उठ सकती है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे नहीं होगी। ऐसा उनमें धार्मिक जो पहचान है जी वो ज्यादा है, वो धर्म के प्रति ज्यादा जुड़े हुए हैं। अच्छा, नौकरियों में उनकी भागीदारी बहुत कम है। हमको लगता है कि 3 से 4% तो सरकारी नौकरियों में है। जी 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 तो वो शुरू से ही जो 27% हाथ के काम जो है जी उसमें प्रवीण हो जाते हैं, उनकी परंपरा में है। वो पढ़ाई आज से कम वास्ता रखते हैं। हाँ 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 अब पढ़ने लगे हैं तेजी के साथ, लेकिन वो शुरू से ही देखेंगे कि मुस्लिम बच्चे को तो शुरू से ही किसी न किसी व्यवसाय के साथ, कारीगरी के साथ जुड़ जाता है और उसके साथ वो काम करता है। तो जिस तरीके का हम सोच रहे हैं कि आगे आने वालों में उनमें भी ऐसी बातें उठती हैं, आज भी उठ रही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला। डॉक्टर साहब एक बार जरा सचिन जी के पास जाना है। सचिन जी, क्या आपको लगता है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग पुरजोर हो सकती है क्या? क्योंकि एक दो पॉलिटिशियंस ने ये बात कही है कि जब ये सेंसस पूरा हो जाएगा, जो इसके रिजल्ट आएंगे, तो भाई हमको भी प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है ये मांग जायज है और क्या प्राइवेट सेक्टर इसको एक्सेप्ट करेगा, आपको लगता है सचिन जी? सर, निजी, जैसा कि सर ने अभी कहा जी कि सरकारी क्षेत्र, चाहे वो उच्च शिक्षा में जो है संकट का सवाल हो, जी या जो है सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में, जी तो सरकारी नौकरियां लगातार घट रही हैं, बहुत सारे पद समाप्त किए जा रहे हैं। हाँ और सरकारी जो शिक्षा का पूरा तंत्र है, जी इसमें बहुत सारी खामियों के चलते उस पर एक अलग से बहस हो सकती है हाँ। कि क्या समस्याएं हैं, उनका क्या समाधान होगा। जी लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र लगातार घट रहा है और निजी क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। बहुत अच्छे पैकेज वहां मिलते हैं और कई जगह सरकारी नौकरियों से बेहतर वो साबित होता है। तो अब जो है जाति जनगणना के साथ साथ जो है एक सवाल हमें और भी बहुत सुनने को मिलता है निजी क्षेत्र में आरक्षण का। हाँ। तो सवाल आपने किया है, जी तो बहुत सारे राजनीतिक दल इस बात को उठा रहे हैं कि न केवल आरक्षण सरकारी क्षेत्र में होना चाहिए बल्कि निजी क्षेत्र में भी होना चाहिए। जी तो इस पर मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जी क्योंकि कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंसी और जो मेरिट का सवाल है वो इसमें निहित है। जी और इससे कहीं ना कहीं देखिए कंपनियां हतोत्साहित भी होंगी। हाँ अभी फिलहाल मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस पर एक अलग से आप कभी सेशन रखेंगे तो उस पर जरूर बात होगी। नहीं, ठीक बात है। मैं डॉक्टर मिश्रा जी के पास जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में इस डिमांड को एक्सेप्ट किया जाएगा? क्योंकि वहां तो सर क्वालिटी देखी जाती है, वहां टैलेंट देखा जाता है और स्किल देखी जाती है। अगर वो कॉम्पिटेंसी वहां पर है किसी भी क्लास में तो वो एक्सेप्ट किया जाता है। जिनमें कॉम्पिटेंसी नहीं है, आरक्षण रिजर्वेशन को लेकर अगर वो आगे बढ़े हैं तो मुझे लगता है फर्क पड़ता है, ईक्यू और आईक्यू में, दोनों में फर्क पड़ता है। तो क्या आपको लगता है कि ये जस्टिफाई होगा निजी क्षेत्र में आरक्षण को? डॉक्टर साहब देखिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग तो बहुत पहले से लोग कर रहे हैं जी, लेकिन संभव नहीं है, इसलिए कि हमको आज जो भी है वैश्विक प्रतिस्पर्धा हर जगह करनी पड़ रही है। जी 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 चाइना और हम 80 के दशक में लगभग जीडीपी बराबर थे। हाँ, आज चाइना की जीडीपी आपसे 4 गुना 5 गुना हो गई। जी जी
और चाइना आपका प्रतिद्वंदी है, न केवल आर्थिक क्षेत्र में बल्कि सामरिक क्षेत्र में भी हमारी जी उससे काफी तनातनी चल रही है। अगर हमें मुकाबला करना है वैश्विक स्तर पर, जी तो रिजर्वेशन अगर दिया जाता है तो उसका थोड़ा खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन कुछ क्षेत्रों में विचार किया जा सकता है, ऐसे समूहों का जो पीछे रह गए हैं जी उनको भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकारी क्षेत्र में नौकरियां हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। जी जी सरकारी क्षेत्र 10-20 वर्षों के बाद जितने पद हैं, हमको लगता है कि 25-30% और उसमें गिरावट आएगी, और जनसंख्या तो बढ़ ही रही है। ठीक बात है। तो उसमें भी जहां हो सकता है, जहां पे क्वालिटी पे कोई प्रभाव ना पड़े, जी उत्पादन पर कोई प्रभाव ना पड़े, जैसे क्लास 4 की नौकरी है, जी चाहे क्लास 3 की नौकरी है, तो उसमें विचार किया जा सकता है, लेकिन अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। जी जी डॉक्टर साहब, एक मतलब बहुत मर्म वाला सवाल है। अपर क्लास में आरक्षण नहीं मिलता है और उनके यहाँ कंपटीशन बहुत है, मेरिट बहुत हाई जाती है, वो चाहे प्रोफेशनल कोर्सेज का मामला हो और चाहे हायर एजुकेशन में इस तरह से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट पीजी का मामला हो। क्या आपको लगता है कि हमेशा अपर क्लास हाशिए पर रहेगा? वो अपनी केवल इस बात पर ये मिथ रहेगा कि आप बहुत पहले से काबिल हैं या बहुत आप सरसब्ज हैं, तो आपको आरक्षण क्यों दिया जाए? क्या आपको लगता है कि अपर क्लास में गरीबी नहीं है? 10% आरक्षण से भी क्या इसका कोई लाभ हो रहा है? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरिट इतनी हाई जा रही है, कंपटीशन अपर क्लास में इतना ज्यादा हो रहा है, तो उसका सीधा सा असर पड़ रहा है। वो जो लोग जो स्टूडेंट 100 नंबर ला रहे हैं और ओबीसी के स्टूडेंट 80 नंबर ला रहे हैं, दोनों को एक ही श्रेणी में रखा जाता है। वो बेचारे निराश होते हैं। अपर क्लास वाले 100 नंबर पे भी नौकरी नहीं मिल रही है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो ये जो बाइफरकेशन या कह लीजिए जो भेदभाव हो रहा है, उसमें आपको कहाँ आपको देख रहा है रेमेडी क्या होनी चाहिए इसकी? अपर क्लास की जो निराशा है वो कैसे खत्म होनी चाहिए? सब आरक्षण की ही तो बात कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, आरक्षण का पक्ष भी है, उसके जी उसका समर्थन होना चाहिए, और इसका जो आपने प्रश्न उठाया जी ये इसके विपक्ष में तर्क है। जी लेकिन जो सदियों से वंचित समूह हैं, जी अब उनके में एक आशा की किरण जगी है। हाँ रिजर्वेशन जो दिया गया है, जी और हर जगह उनका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में दिखाई देने लगा। यह भी जरूरी था, जी रिजर्वेशन भी जरूरी था उन समूहों के लिए, उन जातियों के लिए जी जो सदियों से उपेक्षित रही, जिनकी कहीं कोई भागीदारी नहीं रही है। तो एक जो ऐसा समाज, जो सभ्य समाज जी बनाने के लिए इतना तो त्याग करना ही पड़ेगा। त्याग क्या करना पड़ेगा? ये भी जस्टिफाई नहीं है कि भाई एक सामान्य वर्ग का बच्चा जी जो गरीबी में पढ़ता है, लिखता है, और उसी के समकक्ष उससे अच्छी आर्थिक स्थिति में पिछड़ा या दलित वर्ग का बच्चा तैयारी करता है जी और वो उसको हर स्तर पर हाँ सरकारी प्रोत्साहन मिलता है और आगे चला जाता है, और दूसरा बच्चा अपने गरीबी के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाता, इसलिए कि केवल सामान्य वर्ग में जन्म लिया है। जी 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 लेकिन जी ये सोच एक सामान्य सोच है जो मैं बात कर रहा हूँ। जी जी लेकिन व्यापक अगर आप सोचेंगे तो उन वर्गों को भी स्थान देना जरूरी था, उन जातियों को जो लंबे समय में पीछे रह गए थे। ठीक बात। उनको रिजर्वेशन देना जरूरी था। डॉक्टर साहब, एक मतलब हमारा बड़ा सीधा सा है, ये लोगों का क्या मतलब सबका ये प्रश्न है, जनता का भी ये प्रश्न है। जब अम्बेडकर जी ने कहा कि 10 साल तक आरक्षण रहना चाहिए और उसके बाद इस व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए, इसी से जुड़ा एक सवाल है, क्या क्रीमी लेयर को लेकर अब नए सिरे से समीक्षा नहीं की जानी चाहिए? आखिर
ओबीसी में भी एक वर्ग या दो वर्ग या तीन वर्ग ऐसा है जो आरक्षण का लाभ पा रहा है और आज वो लाखों रुपए कमा रहा है। क्या उसको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए? मसलन अखिलेश यादव के बच्चों को क्या आरक्षण दिया जाना चाहिए? मैं उदाहरण दे रहा हूं। या इस तरह के तमाम ओबीसी के लोग हैं, क्या वो उनको उनके बच्चों को आरक्षण दिया जाना चाहिए जबकि उनकी माली हालत बहुत अच्छी है? डॉक्टर साहब, ये आपका एक मतलब फाइनल आपका कमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है ये, कि 10 साल वाला आरक्षण और ये क्या क्रीमी लेयर की समीक्षा नहीं की जानी चाहिए? डॉक्टर साहब देखिए, पहला तो क्रीमी लेयर की समीक्षा होनी ही चाहिए और बार बार होना चाहिए जी। ये जो जातिगत जनगणना है जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे अधिक घबराने वाले जो लोग हैं जी, जो ये मांग कर रहे थे, हाँ, जो क्षेत्रीय पार्टियां थी जो जातिगत जनगणना पे कि जातिगत जनगणना हो, इसलिए कि बिहार में, यूपी में और अन्य जगहों पे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वहां पे जो लीड कर रहे हैं क्षेत्रीय पार्टियों को वो डोमिनेंट कास्ट के लोग हैं जी। तो जब से रिजर्वेशन लागू हुआ है, हाँ, या जो भी अवसर उत्पन्न हुए हैं, रिजर्वेशन के अलावा भी आर्थिक विकास के जो भी अवसर उत्पन्न हुए हैं उसका लाभ इन जातियों ने लिया है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि जाटों की स्थिति देखिए कितने समृद्ध है। हाँ, बिल्कुल कह रहे, बिल्कुल। आप यादव वर्ग को देखिए, हाँ, कि जातिगत जनगणना में ये सब चीजें आएंगी कि भाई यादव वर्ग तो सामान्य वर्ग के कुछ जातियों से ज्यादा संपन्न है। कुर्मी अपने यहाँ है उत्तर प्रदेश बहुत में, सरसब्ज है। कितने संपन्न है वो लोग, जी, जी। बहुत ज्यादा संपन्नता है उनके में। तो ये जातिगत जनगणना के बाद उनके लिए उन पर हमले होंगे जी। आज जो जनरल वर्ग, जो सामान्य वर्ग है, जनरल क्लास जी, उस पे जो प्रश्न उठ रहे हैं आगे आने वालों समय में जातिगत जनगणना के बाद आप देखिएगा अवश्य रूप से जी, इन जातियों पे प्रश्न उठेंगे हाँ, कि पिछड़ा के नाम पे राजनीति हो रही थी, जी, आप पिछड़ा वर्ग हैं, हाँ, लेकिन आपकी हैसियत, आपकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति जी, तो हर मायने में उनसे ऊपर है, जनरल वर्ग से ऊपर। ठीक है। एक तो ये हुआ, दूसरा जो बाबा साहब ने कहा था, जी, बाबा साहब ने एक सामान्य बात कही थी कि भाई हाँ, 10 वर्षों में उनको लगा कि उनकी स्थिति जो है नौकरियों में प्रतिनिधित्व हो जाएगा और उनकी स्थिति ऊपर हो जाएगी। लेकिन आज देखिए स्वतंत्रता के बाद एक लंबा समय बीत चुका है, 75 वर्ष हो चुके हैं जी, और उनकी देखिए दलित वर्ग की स्थिति देखिए, एसटी की स्थिति देखिए, जी, आज भी उनमें सबसे ज्यादा गरीबी है। हाँ। अब केवल सरकारी नौकरियों में 20% सीट हासिल कर लेने से स्थिति नहीं बदल जाएगी। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह इसलिए रहे उत्तर प्रदेश में अगर मान लीजिए कि 20% है और 25 करोड़ आबादी है तो लगभग 5 करोड़ का प्रतिनिधित्व है उनका उत्तर प्रदेश में। जी, जी, जी। 5 करोड़ जनसंख्या है उनकी। तो 5 करोड़ में अगर 1 लाख लोगों की नौकरी मिल जाए, 2 लाख लोगों को नौकरी मिल जाए तो उससे क्या भला होगा? ठीक बात है, ठीक बात है। अगर 100 लोगों का परिवार है और अगर एक परिवार में किसी को नौकरी मिल गई तो क्या 99 परिवार तो वैसे ही है ना। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसलिए दलित वर्ग में तो अभी आवश्यकता है कि उनको और ढेर सारे प्रोत्साहन दिया जाए जी, जिससे उनके अंदर उपलब्धि की प्रेरणा, जी, अभी वो तैयार नहीं है। जैसे आप देखिए कानपुर की स्थिति में बताऊं जी, कि सरदार 60 में जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर लोग आए थे, हाँ, तो 60 के दशक में कानपुर आए, हाँ, सिंधी पंजाबी लोग। जी, जी, जी। और देखिए आज कानपुर के व्यापार पर उन्होंने होल्ड कर लिया। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। तो इसलिए वो होल्ड कर लिया कि उनके में उपलब्धि की प्रेरणा थी। तो वहां से आए और यहाँ पे उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया 10 वर्षों में। जी, 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 जी। लेकिन अपना जो SC/ST वर्ग है उसमें उपलब्धि की प्रेरणा नहीं आ रही है। हाँ। और उपलब्धि की प्रेरणा तभी आएगी जब उनको विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। जगह जगह सरकारी नौकरियों के अलावा
हाँ हाँ। विभिन्न क्षेत्रों में उनका प्रतिनिधित्व होगा, और जब उनका पूरा समूह देखेगा कि हाँ ये बिजनेस करके भी आगे जा रहा है, जी ये खेल में भी आगे जा रहा है, जी, हर जगह जब उनके लोग दिखाई देंगे, हाँ। तब उनका उन्नयन संभव होगा। ठीक बात है, ठीक बात। डॉक्टर तो साहब, बाबा साहब ने सोचा था, लेकिन अभी एक लंबा समय है कि जब वो पूरी तरह से खड़े होंगे। अभी भी वो बहुत पिछड़े हैं, दलित वर्ग बहुत पिछड़ा है, ठीक बात है, ठीक उनमें बात। उपलब्धि की प्रेरणा बहुत ही कम है। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, थोड़ा सचिन जी के पास जाना चाहेंगे, फिर आपसे फाइनल कमेंट भी लेंगे। सचिन जी, क्या भाजपा ने सेंसस में कास्ट सेंसस कराने का जो फैसला सुनाया है, उससे पॉलिटिकल जो सीन क्या बदल गया, या जिस तरह की लोग जो डिमांड कर रहे थे अब उनको मुश्किल होने लगी है? एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, या कह लीजिए आरजेडी, इन सबको दिक्कत हो गई है क्या? कास्ट सेंसस को लेकर भाजपा ने एक तीर से कई निशाने साध कर दिए। क्या आपको लगता है कि वो लोग कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ गए हैं? ऐसा आपको लग रहा है? भाजपा इस पे आगे बढ़ गई? जी 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 जी। अभी जो जिस दिन ये निर्णय हुआ जी कि इस देश में कास्ट सेंसस कराई जाएगी, जी उस दिन हमने देखा कि सभी राजनीतिक दलों में एक होड़ सी लगी थी जी जो इसकी डिमांड कर रही थी जी। कि ये मांग हमने की और ये मांग जो है अब पूरी होने जा रही है। हाँ जी। तो ये कहना कि उन लोगों के लिए कोई मुश्किल होने वाली है, ऐसा नहीं है। अब जैसे आरक्षण की बात जैसे अभी सर कह रहे थे, हाँ जैसे आपने प्रश्न किया जी कि जो ये आरक्षण है 10 वर्ष के लिए था, हाँ तो जी जैसे इस पर बहुत स्पष्ट अब हो चुका है कि ये जो आरक्षण 10 वर्ष की जो बात की गई थी, जी ये राजनीतिक आरक्षण के लिए किया गया था। आर्थिक आरक्षण इसमें आर्थिक मैं कह रहा हूँ, इसमें जो है शैक्षणिक आरक्षण नहीं था, जी ये राजनीतिक आरक्षण था। और हम देखते हैं कि प्रत्येक 10 वर्ष पर नया अधिनियम बना करके सरकार उसको आगे बढ़ाती है, जबकि ऐसा वो शैक्षणिक आरक्षण के लिए नहीं करती है। और दूसरी बात जो है पूरी डिबेट में जैसे सर ने कहा कि ओबीसी की संख्या जो है काफी ज्यादा हो चुकी है। जी तो और मैं हमेशा देखता हूं कि जब भी कभी आंदोलन होते हैं इस तरह के, जी तो उसमें जो है ओबीसी वर्ग बार बार ये कहता है कि जैसे शैक्षणिक संस्थानों में जो प्रोफेसर्स के पद हैं, हाँ 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 जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जो डिसीजन मेकिंग है वाली जगह हैं, जी वहां पर अभी उनके लोग नहीं हैं। हाँ रही बात वाइस चांसलर, जो एक महत्वपूर्ण निर्णय वाली बॉडी होती है शैक्षणिक संस्थानों में, जी वहां पर भी उनके लोग नहीं हैं। क्लास 1 और क्लास 2 के जो ऑफिसर्स हैं, वहां पर भी वो लगातार ये आरोप लगाते हैं कि हमारे लोग नहीं हैं। चाहे वो जुडिशरी हो, जुडिशरी के ऊपर भी इधर पिछले कुछ सालों से आक्षेप लगने लगे हैं। तो एक मतलब परसेप्शन, जैसे मैं कुछ सोचता हूं, मैं उस आधार पे जैसे ये बात कहूं कि ज्यादा है। सर की बात बिल्कुल सही है कि पिछले 2-3 विज्ञापनों में ये चीजें ज्यादा देखने को मिल रही हैं, लेकिन अभी भी जैसे इस पर सरकार को, अगर ऐसा है तो सरकार को निश्चित रूप से ये स्पष्टीकरण पहले ही दे देना चाहिए था कि आप जो है आवश्यकता से अधिक आपकी जो है भागीदारी है। अगर सरकार ऐसा कर देती तो मुझे नहीं लगता कि कास्ट सेंसस की मांग इतना जोर पकड़ती। मुझे लगता है बात जी 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 कैरी ऑन सर। जिनकी भारतीय जनता पार्टी जो इसमें कास्ट सेंसस को लेकर निर्णय लेने में आगे निकल गई जी, तो ऐसा नहीं है, मतलब भारतीय जनता पार्टी करा रही है उसको, ये अच्छी बात है और उसका वो श्रेय भी लेगी, उसको उसका फायदा भी होगा। क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो अति पिछड़े लोग हैं, इसका डेटा आने के बाद ये केवल डेटा न रह जाए। अगर अति पिछड़ों के लिए जो है सरकार कोई नीति बनाती है, उनके बेहतरी के लिए कोई नीति बनाती है, तो ये बहुत अच्छा है। और इसका बिल्कुल जो भी पार्टी इसको करेगी और जो इसके लिए नीतियां बनाएगी, उसको इसका लाभ मिलेगा। ठीक बात है, ठीक बात है जी जी। मैं डॉक्टर मिश्रा जी के पास जाना चाहूँ। डॉक्टर साहब, इस पूरे सेंसस को ओवरऑल समाज में इसका कितना असर आप देखने जा रहे हैं? मतलब आने वाले वर्षों में किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा?
इस पूरे सेंसस का, क्योंकि पहली बार हम कास्ट सेंसस भी करा रहे हैं। हम जो तरीका होगा, हर घर में जो पर्यवेक्षक होंगे वो जाएंगे कि भाई आप किस जाति के हैं, आप किस उपजाति के हैं, ये भी एक संबोधन किया जाएगा। तो एक अजीब सी स्थिति खड़ी होगी जो पूर्व के सालों में कभी नहीं हुआ, आज़ादी के बाद कभी भी नहीं हुआ। ये जरूर है कि जातीय चीजें हमारे यहाँ जातीय समीकरण को ध्यान में रख के बातें की जाती रही, लेकिन ये अब ऑन द रिकॉर्ड बात होगी कि आप किस जात के हैं, किस उपजात के हैं, ये बात कहा जाएगा। ये बोध कराने की कोशिश की जाएगी कि हिंदुओं में जातीय झंझावात बहुत है। तो आप क्या ओवरऑल इस पूरे मामले को देख रहे हैं? आने वाला वर्ष कैसा होगा? डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँ, 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना मोदी जी ने की है, उस पर इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? कई सारी चीजें इससे जुड़ी हुई भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका व्यू पॉइंट क्या है? डॉक्टर साहब जी, मुझे जो लगता है कि बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होने वाला है जी। आप लोकसभा के आंकड़े उठा लीजिए जी कि 550 जो संसद के सदस्य हैं लोकसभा के, हाँ जी जी उसमें कितने पिछड़े हैं और कितने दलित हैं और कितने ठीक कह रहे हैं आप। जनजाति के लोग हैं। हाँ जी जी। तो आप देखेंगे कि 400 से ऊपर 400 से कम तो नहीं होंगे जी 400 के लगभग उनकी भागीदारी है। जी 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 जी। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे उनका प्रतिनिधित्व, हाँ जैसे अभी केवल कुछ ऐसे क्षेत्र हैं क्लास 1 में, जैसे जो अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटियां चाहे IIT आदि हैं, हाँ जी जी। ऐसे 77 इंस्टीट्यूट्स हैं जी जहाँ पे पिछड़ा और दलित वर्ग की भागीदारी कम है, जनसंख्या के अनुपात में वो कम है। जी। लेकिन क्या सिविल सर्विसेज में जो 1000 लगभग सीटें आती हैं, हाँ हाँ, उसमें उनकी जनसंख्या देखिए, उसमें देखिए उनकी संख्या कितनी है। पर्याप्त है, पर्याप्त है डॉक्टर साहब जी। पर्याप्त नहीं, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी उनकी संख्या उससे कम उनकी भागीदारी नहीं है। नहीं है, नहीं है, नो डाउट जी। तो क्लास 4 की नौकरियों में देखिए, हाँ क्लास 3 की नौकरियों में देखिए, तो जितनी आपकी संख्या उतनी ही तो मांग कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसके सर, ऊपर तो मांग नहीं करेंगे आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये है कि जो पिछड़े वर्ग में, जो मैंने कहा कि एक प्रश्न उठ सकता है जी कि जैसे कुशवाहा है, मौर्य है, इस तरह के तमाम जातियां हैं, हाँ और उनका प्रतिनिधित्व तो सरकारी नौकरियों में बहुत कम दिखाई देता है। जैसे हम लोग उच्च शैक्षिक संस्थानों में काम कर रहे हैं, और अब मैं कई जगहों पे काम किया हूँ जी। तो मैं देखता हूँ कि केवल कुछ जातियां दिखाई देती हैं। हाँ हाँ हाँ, नो, इसमें कोई दो राय कई नहीं। जातियां तो अनुपस्थित हैं। हाँ हाँ, कई जातियां अनुपस्थित हैं। जी जी ये जी, प्रश्न उठेगा, बिल्कुल सही। ये प्रश्न उठेगा। दूसरी बात यह है कि जो वर्तमान में सामान्य वर्ग है, जी उसने अपनी दिशा को मोड़ लिया है। हाँ अब वो प्राइवेट सेक्टर में, वो मानसिक रूप से मैं देखता हूं कि 90% लोग अपने बच्चों को सरकारी नौकरियों की तरफ नहीं भेजते हैं। नहीं बेचते, उन्होंने मानसिक रूप से तैयार कर लिया है कि हमारा बच्चा प्राइवेट सेक्टर में जाएगा और वहीं पे काम करेगा। जी, ठीक कह रहे इसलिए हैं। यहाँ पे चुनौती बहुत है। तो बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं होने वाला। हाँ, इससे लाभ हो सकता है कि जो वर्ग पीछे हैं, जी जिनकी समुचित भागीदारी नहीं है, उनके लिए ठोस प्रयास करने का अवसर मिलेगा और उनके लिए प्रयास किया जा सके। डॉक्टर साहब, एक जो मौजूद सवाल है, मतलब आप लोग तो प्रोफेसर रैंक पे हैं और डिग्री कॉलेजेस में हैं और बड़े बच्चों को, जो मैच्योर बच्चों को आप शिक्षित कर रहे हैं। एक मेरा सवाल है कि चार्टेड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी की परीक्षाओं में रिजर्वेशन नहीं है, तो जब रिजर्वेशन नहीं है तो क्या ओबीसी और SC ST के बच्चों को ऐसी परीक्षाओं में शामिल होने का को नहीं आगे आना चाहिए? वो वहां जाते ही नहीं है, उनको लगता है कि यहाँ आरक्षण नहीं है तो हम कंपटीशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो विमुखता है, केवल सरकारी नौकरी पर फोकस करना,
ये क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी सोच सीमित रह गई है, आप एक बंधन में बंध गए हैं कि हमें रिजर्वेशन मिलेगा तो हम इनिशिएट करेंगे, अगर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो उस परीक्षाओं में हम इनिशिएट नहीं करेंगे। तो ये जो सोच है, इसको आप कितना घातक समझ रहे हैं डॉक्टर साहब? जी, सरकारी नौकरियों में उनको दोहरा दो अवसर हैं जी एक सामान्य वर्ग में भी अवसर है, पिछड़ा वर्ग में भी अवसर है। जी और एक इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं जी कि पिछड़ा जो वर्ग है जी और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, हाँ हाँ अभी वो लोग सरकारी नौकरियों की तरफ ज्यादा देख रहे हैं और हाँ। प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पे आसानी से नौकरी मिल जाती है जी वहाँ देखते हैं। अभी ये जो सीए की परीक्षा होती है काफी कठिन परीक्षा होती है। जी तो यहाँ पर सामान्य वर्ग के जो बहुत इन सब विषयों से जुड़े हैं वही लोग सोचते हैं। सामान्य वर्ग में भी सामान्य रूप से सभी लोग नहीं सोचते हैं कि हमारा बच्चा सीए बनेगा। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। जिनकी इस तरह की पृष्ठभूमि होती है वही सीए और सीएस की जी, तरफ जी। आकर्षित होता है। जी जी तो पिछड़े वर्ग के लोग भी अब आने लगे हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम वो जीरो है उनकी उपस्थिति। नहीं नहीं, 5 सालों में डॉक्टर साहब जहाँ पे अवसर ज्यादा है वहीं पे तो नहीं मैं डॉक्टर जहाँ पे साहब अवसर ज्यादा है वहीं बिल्कुल आपकी बात सही है, जी। लेकिन सीए और सीएस में डॉक्टर साहब जो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है 1.65 परसेंटेज है ओबीसी एससी एसटी का। तो ये तो बहुत नॉमिनल परसेंटेज है। वो मतलब जहां हमें लाभ मिले वहां हम इनिशिएट करें, जहां हमें लाभ न मिले वहां हम विमुख हो जाएं। ये कौन सी सोच है ओबीसी और एससी एसटी के बीच में? ये तो मुझे लगता है सामाजिक न्याय नहीं है। ये एक कहीं ना कहीं समाज में एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाएगी। डॉक्टर साहब इस पर आपकी क्या राय है? इसको इस तरह से मत देखिए जी कि हमको जहाँ लाभ मिलेगा वहां जा रहे हैं। जी किसी को भी अगर हमको भी जहाँ लाभ मिलेगा जहाँ अवसर मिलेंगे वही तो जाऊंगा जी जी जहाँ पे हमको सुविधा होगी तो। जी और मैंने बताया कि सीए सीएस कठिन परीक्षाएं हैं, जी उनको लगता है कि यहाँ पे असफलता मिल सकती है। जैसे जी। आप देखिए ला का क्षेत्र देखिए, हाँ तो ला में कौन लोग हैं? जी ला में जो जितने वकील हैं, जैसे कानपुर कचहरी का देखिए तो हमको लगता है 40% 30 से 40% लोग वकील जो है ब्राह्मण वर्ग से हैं। हाँ, ठीक कह रहे हैं। तो वो इसलिए है कि पुश्तैनी है, ये परंपरागत कुछ पेशे हैं जी जिसमें वो लोग करते आए हैं। हाँ हाँ तो इसलिए वहां पे ज्यादा प्रतिनिधित्व है। जी 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 अब इनके में चूंकि सरकारी नौकरियों के प्रति अभी तो जो पिछड़ा वर्ग है, चाहे अनुसूचित जाति है वर्ग है, जी जाति है, उनको देखिए कि ये लंबे समय से उनकी भागीदारी नौकरियों में भी कम रही है। हाँ हाँ तो हाँ अभी तो ये उठ के खड़े हुए हैं और इनका प्रतिनिधित्व हो रहा है धीरे धीरे। जी जी हालांकि उनकी संख्या से ज्यादा प्रतिनिधित्व हो चुका है, जी लेकिन ऐसे जगह पर कोई क्यों जाए जहाँ पे संभावनाएं बहुत कम है। ठीक कह रहे हैं। सीएस में अगर 100 बच्चे जाते हैं तो उसमें हमको लगता है कि 4-5 बच्चे पास हो पाते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। तो इसलिए ऐसी स्थिति है। एक फाइनल कमेंट आपको जाना भी है, एक फाइनल कमेंट आपसे जानना चाह रहे थे डॉक्टर साहब। क्या आपको लगता है कि ये जो एक आरोप लगता है, सचिन जी भी कहीं ना कहीं उस पूरे हद में आए हैं, जो की पोस्टें हैं पूरे देश में उस पर अपर क्लास का डोमिनेशन है, ये मिथ टूट रहा है या वास्तव में इसमें सच्चाई है? आप चूंकि देखिए जी डॉक्टर साहब उत्तर प्रदेश को ले लीजिए। जी 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 अच्छा, भारत में देखिए कितने राज्य हैं, हाँ जी और उनके मुख्यमंत्री किस जाति से आते हैं, जी किस वर्ग से आते हैं? जी पिछड़ा वर्ग के हैं, हाँ जनरल के हैं या दलित वर्ग के हैं? जी तो आप पाएंगे कि 20 जो मुख्यमंत्री हैं कम से कम पिछड़ा और दलित वर्गों के हैं। ठीक कह रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री जी, जी आपके राष्ट्रपति, है ना, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को छोड़ दीजिए, आपकी माननीय राज्यपाल, हाँ
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री, विपक्ष का नेता, ये किस जाति से है? सब ओबीसी है। जी जी जी, पिछड़ा पिछड़ा एससी एसटी। जनरल कहाँ पे है? आप बताइए कि जनरल जो सभी क्रीम पदों पे हैं, तो बताइए कहाँ पे है? जी, जनरल वर्ग कहाँ पे है? ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। ये तो एक धारणा बना दी गई है कि वो हर जगह है। हाँ, आप हाँ। किसी भी कार्यालय में, कहीं भी उत्तर प्रदेश के किसी कार्यालय में चले जाइए, जी, क्योंकि आप पत्रकार हैं, जा सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल और सही। वहां के आंकड़ों को उठा लीजिए, जी, ठीक और वो बात। आंकड़े आपको बता देंगे कि किसका कितना प्रतिनिधित्व है। जी 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 वो कानपुर में ही जितने अधिकारी हैं, जी, हाँ, उनको देख लीजिए कि क्लास 1 के जो अधिकारी हैं, क्लास 2 के अधिकारी हैं, जी 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 उनको उठा लीजिए, जी जी प्रशासन के जो लोग हैं, जी जी तो जी, आपके सारे आंकड़े आपके सामने आ जाएंगे। ठीक बात है, ठीक बात है डॉक्टर साहब। और राजनीति तो होती ही रहेगी, हाँ इसलिए कि कोई भैया हम लोग हाँ हाँ, उसको देख सकते हैं। कोई अगर नेता कुछ कहता है तो उन आंकड़ों को उठा के हम देख सकते हैं, जी 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 जी, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक बात है। लेकिन आम आदमी तो नहीं इस पर सर्च करेगा कि भाई वो क्या कह रहा है, उसको ठीक। मान लेगा कि हाँ भाई सही बात है। डॉक्टर साहब आपको जाना है, आपकी अनुमति, अब फाइनल कमेंट आपने दे ही दिया है ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अब सचिन जी से रूबरू होते हैं और उनसे कुछ सवाल करेंगे। आपका बहुत 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 साधुवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सचिन साहब, मैं दो तीन चीजें आपसे पूछना चाह रहा था। क्या इस तरह की पॉलिटिक्स शिक्षा का स्तर और स्टूडेंट्स के कुनबे पर असर डालेगी? जो कास्ट सेंसस हो रहा है, इसका जो इम्पैक्ट आने वाला है, उसको आपको लगता है, आप तो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरह की पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स, शिक्षा का स्तर या कह लीजिए स्टूडेंट्स के कुनबे पर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्या? सचिन जी। सर, जैसे आपने कहा कि जो राजनीति है, तो सर देखिए, सबसे पहली बात, चाहे वो छात्र राजनीति हो या राष्ट्र की राजनीति हो, सब एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो रही बात विश्वविद्यालयों में होने वाली छात्र राजनीति की, तो अगर कास्ट सेंसस होता है, नए राजनीतिक समीकरण बनते हैं, तो उनका प्रभाव विश्वविद्यालयों पे भी दिखाई देगा। और अगर जो है इसमें जो एक प्रमुख मांग है, जो आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की, अगर वो बढ़ती है या नहीं भी बढ़ती है, तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि ओबीसी समाज की या एससी समाज की जो भी है, तो उनकी भागीदारी वहां पर अभी भी आपको देखने को मिल रही होगी। शैक्षणिक संस्थानों का जो स्वरूप आज से 20 साल 25 साल पहले था, अब वैसा नहीं है। मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा और मैं छात्र राजनीति से भी जुड़ा रहा, तो मैंने बहुत करीब से चीजों को देखा है कि ये सारी जो भी राजनीति में घटित होता है, उन घटनाओं पर शामिल रहना और जो है लोगों के बीच काम करना, तो मैंने सारा कुछ किया है, मैंने देखा भी है। तो निश्चित रूप से उनकी संख्या वहां पर जैसे अब भी ठीक ठाक है। जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ही हम अपने समय का आपको बताएं, तो जैसे कि ओबीसी समाज से लगभग 2005 के बाद 6 में जब वहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लागू हुआ रिजर्वेशन, तो वहां पर मैंने देखा कि जो है 2005 के बाद 5 से लेकर के 12 तक छात्र संघ बंद रहा। लेकिन 12 के बाद जब छात्र संघ चालू हुआ, तो ओबीसी समाज से वहां पर लगभग 4 या 5, मुझे एग्जैक्ट संख्या याद नहीं है, लेकिन 8-9 सालों में 5 जो है अध्यक्ष वो ओबीसी समाज के बने। लेकिन उसमें प्रॉब्लम एक मुझे जो समझ में आती है कि वो 5 एक ही समुदाय के थे। अरे ओबीसी समाज के तो थे, लेकिन एक ही समुदाय के थे। तो ये मेरा कहने का बार बार मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ओबीसी समाज के लोग आते हैं तो हर वर्ग के व्यक्ति को वहां पर मौका मिलना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, मतलब सचिन साहब, एक सवाल आपसे फाइनल कमेंट ले रहे हैं। ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं, पॉलिटिक्स में इसका कैसा इम्पैक्ट पड़ने वाला है और समाज में कैसा इम्पैक्ट पड़ने वाला है? बीइंग ए एक्सपर्ट, आप हमको इस बारे में थोड़ा सा फोकस कर दीजिए कि अब इस पूरे कास्ट सेंसस का या सेंसस का
जो तरीका है या जो होने वाला है, जो उसके रिजल्ट्स आएंगे, उसका फाइनल सोसाइटी पर और उसकी पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स पे आप कितना इम्पैक्ट देखने जा रहे हैं डॉक्टर? देखिए, जब स्पष्ट समाज में एक मोटा मोटा आंकड़ा तो सबके पास है कि इस जाति की कितनी संख्या है, लेकिन डेटा को लेकर के कोई स्पष्टता नहीं है। ठीक कह रहे हैं। तो इस बार जो जातिगत गणना होगी वो स्पष्ट रूप से बताएगी कि समाज में आपकी भागीदारी, आपका नंबर क्या है। तो बहुत सारे जो अति पिछड़े समुदाय हैं जी, उन समुदायों के लोग जो है राजनीति में आएंगे, और हम देख रहे हैं कि ये सारे लोग जाति के आधार पर ही संगठित हैं। अभी हमने बहुत सारे छोटे छोटे राजनीतिक दल देखे, सर ने जिनका जिक्र भी किया, निषाद पार्टी का जिक्र किया, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जिक्र किया, महान दल का जिक्र किया। तो ये सारे दल हम देखते हैं कि इनकी सारी संरचना जाति के इर्द गिर्द ही है। तो कहीं ना कहीं इससे मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में और अधिक आपको राजनीतिक दल जो जाति के आधार पर संगठित हैं वो देखने को मिल सकते हैं। हाँ जी। और जिस किसी को भी सरकार बनानी होगी, बिना इनके सहयोग और बिना इनके समर्थन के जो है नहीं बनेगी, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो है, जो डोमिनेंट कास्ट से इतर जो हाशिए वाली ओबीसी जातियां हैं, उन जातियों की एक नंबर आ जाने से कहीं ना कहीं उनके विकास और उनके केंद्रित जो योजनाएं हैं उनको बनाने में काफी हद तक सरकारों को मदद मिलेगी, नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे। मुझे लगता है मतलब आपका ये असेसमेंट है कि उपजातियां जो हैं वो अब आगे आएंगी, जो अभी तक की जातियां। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे उनका प्रतिनिधित्व शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ेगा तो आप धीरे धीरे देखेंगे समय के साथ शैक्षणिक संस्थानों से निकल करके सरकारी क्षेत्र में वो आगे आएंगी, और उनका सामाजिक न केवल बल्कि आर्थिक उत्थान भी उससे होगा। तो समाज के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक है कि जो जातियां पीछे हैं वो आगे आए। और बिल्कुल बिल्कुल सचिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप हमारे साथ जुड़े, एक सारगर्भित चर्चा हम लोगों ने की, है ना, सेंसस को लेकर और कास्ट सेंसस को लेकर। आपका व्यू पॉइंट बहुत मार्के वाला रहा, और एक मुझे लगता है कि ओवरऑल परसेप्शन जो ये नैरेटिव जो अलग अलग तरीके से बना था वो एक परफेक्ट लाइन पे आपने चीजें रखी हैं। और मुझे लगता है डॉक्टर मिश्रा जी ने भी वो सारा एक लाइन ऑफ एक्शन तय किया है कि जो कयास है उस कयास का पर पर्दा डाल दिया है कि वास्तव में कास्ट सेंसस और सेंसस का इम्पैक्ट अब किस दिशा में जाने वाला है, ये सच्चाई सामने आ गई है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और फिर आपकी मदद लेंगे। आपने देखा हमारे दो विशेषज्ञ थे, एक समाजशास्त्र के विशेषज्ञ थे और एक राजनीति शास्त्र के विशेषज्ञ थे। दोनों लोगों का लब्बो लबाब यही है कि कास्ट सेंसस और सेंसस को लेकर तमाम जो वो जातियां, जो उपजातियां जो हाशिए पे अब तक रही हैं वो आगे आएंगी, एक उनका पॉलिटिकल दबदबा बढ़ेगा। साथ ही ये जो एक स्पेकुलेशन लगाया गया कि नहीं साहब इसमें तमाम सारे विद्वेष पैदा हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक खुलासा भी हो गया कि ओबीसी के बारे में ये कहा जा रहा है कि जितनी आबादी उतना उसको आरक्षण। तो ऑलरेडी ओबीसी जो है वो सीमा से ज्यादा आरक्षण पा रहा है, वो सामान्य वर्ग में भी जाके अपनी नौकरी कर रहा है। और मुझे लगता है कि जो आरक्षण पा रहे हैं वो उनका फोकस केवल सरकारी नौकरियां हैं, और सरकारी नौकरियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में उनकी भागीदारी बहुत कम है। इसीलिए तमाम पॉलिटिशियंस और तमाम ओबीसी और एससी के नेता अब निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। बहरहाल इसका कितना असर आएगा और निजी क्षेत्र इसको मानने के लिए तैयार होगा इस मांग को कि नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज की चर्चा बहुत सारगर्भित रही। कल हम फिर नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आपको ये कैसा कार्यक्रम लगा जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।